Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor in Zoology. I welcome you all in this class. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं और फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन जो है उसमें हमने बात कर ली है ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस एंड उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वेरियस ब्लड ग्रुप्स एंड अलोंग विद दैट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और साथ में हमने डिस्कस कर लिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस पे इन जनरल शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्लड क्लॉटिंग। देखो बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि जनरल सी बात है कि आपने देखा होगा कि जब कभी हमें चोट लग जाती है तो कई बार आप लोग वहाँ से दबा लेते हो अपने हाथ पैर, जहाँ भी आपको चोट लगी है हल्का सा वहाँ से दबा के रखते हो। 5-7 मिनट बाद में आप देखते हो कि वहाँ से ब्लड लीक होना बंद हो गया है। एक्चुअली जब आपने दबाया तो उस एरिया में क्या हुआ कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे एक इस तरह का मैशवर्क बना दिया, एक जाली जैसा सिस्टम बना दिया जिसमें कि कुछ ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये फंस गए हैं और फंस के वो रास्ता जो है अब सील हो गया है, तो वहाँ से और ब्लड लॉस अब नहीं हो सकता। ये तो आप लोगों को मोटा मोटी पता है। हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज़्म क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, क्यों ये हमारे लिए इतना आवश्यक है। तो मैंने फर्स्ट ही लाइन लिख रखी है कि ब्लड क्लॉटिंग इज़ द मेजर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट ब्लड लॉस। यानी जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो अगर इंजरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो बेहद ब्लड लॉस हो जाएगा, और अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो बहुत सारा खून जो है हमारा बहने से बच जाएगा। बच्चों, एक डिजीज़ होती है, आपने पढ़ा भी होगा जेनेटिक्स में, हीमोफीलिया, जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील की वजह से होती है। एक्स क्रोमोसोम पे होता है उसका एलील और रिसेसिव एलील होता है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील की वजह से होने वाली इस डिजीज़ में, हीमोफीलिया में, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है। जो ब्रिटेन की जो महारानी हैं सबसे पहले उनमें इसकी पुष्टि हुई थी, उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोगों को हीमोफीलिया है, और अगर उन लोगों को चोट लग जाती है या कोई भी हीमोफीलिया का पेशेंट उसे चोट लग जाती है तो छोटी सी चोट के बाद भी उनकी बॉडी जो है वो क्लॉटिंग नहीं कर पाती है और उन्हें इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि फाइनली व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अगर हम देखें तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में 5 से 7 मिनट का टाइम हमें लगता है। जो इन केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हेन ब्लड इज शेड it loses its fluidity within 5 to 8 minutes and get converted into a semi-solid jelly. This phenomenon is called as blood clotting or coagulation of blood. यानी कि अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चोट लग गई है तो जो खून बहता है वो खून जो है 5 से 7 मिनट में अपनी जो तरलता है वो खो देता है और एक सेमी सॉलिड जेली जैसी फॉर्म में चोट वाले स्थान पे जम जाता है, और ये जो इतने लिक्विड ब्लड का एक सेमी सॉलिड जेली लाइक फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि बहुत सारे इवेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, इसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इसे हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। अभी हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं ये सोच के कि चलो हमारी बॉडी में इतना अच्छा मैकेनिज़्म है कि अगर इंजरी भी हो जाती है तो क्लॉटिंग हो जाती है और हम एक्सेस ब्लड लॉस से बच जाते हैं,
जो कि अदरवाइज़ बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है। लेकिन यही ब्लड क्लोटिंग हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाता है अगर ब्लड क्लोट हो जाए कहाँ, हमारी ब्लड वेसल्स में। जब चोट लगी, ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई और बहता हुआ ब्लड क्लोट हुआ, बाहर बहता हुआ, तो इट्स गुड, बट इफ ब्लड गेट्स क्लोटेड इनसाइड आवर ब्लड वेसल्स देन इट्स रियली डेंजरस। और इसे प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के पास अपने अदर बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो कि डिफेंड करती हैं कि ब्लड बॉडी के अंदर क्लोट ना हो, बॉडी के अंदर इन द सेंस ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट ना हो। ब्लड क्लोटिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि एक फाइब्रिन प्रोटीन होती है जो कि इन जनरल पाई नहीं जाती है ब्लड में। फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है, और जब इस फाइब्रिनोजन को एक्टिव किया जाता है तो इसका नाम बन जाता है फाइब्रिन। इनएक्टिव है तो नाम है फाइब्रिनोजन, और एक्टिव होगा तो नाम होगा फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में है, प्लाज्मा में, और फाइब्रिन जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है। तो ये जो फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल फॉर्म में, ये एक नेटवर्क बनाती है, जो मैंने पहले कहा था जाली जैसा नेटवर्क बन जाता है। फाइब्रिन प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक जाली जैसा नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क से ब्लड कार्पसल्स जो हैं थोड़ी बहुत उसमें फंस जाती हैं जब वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करती हैं तो, और उससे ज़्यादा ब्लड अब वहाँ से पास नहीं हो सकता। एंड रिजल्ट है ये फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। लेकिन फाइब्रिन के फॉर्मेशन तक there are number of blood clotting factors which are included in the process. In generally there are 13 major blood clotting factors जो कि blood clotting में participate करते हैं। नाम है फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। आप सोच रहे होंगे कि 1, 2, 13 तक की काउंटिंग मैंने बोल दी, लेकिन मैंने इसमें 6 नहीं बोला है। अर्लियर क्लोटिंग फैक्टर 6 को भी लोगों ने सोचा था कि ऐसा एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इसकी कंडीशन विवादास्पद है और ऐसा माना जाता है कि फैक्टर 6 ब्लड क्लोटिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो फैक्टर 5 के बाद सीधा ही फैक्टर 7 आ जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो 5 के बाद डायरेक्ट 7, 6 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, ये जो काउंटिंग आपने सुन ली, मैंने बोल दी 1 to 13 एक्सेप्ट 6, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैक्टर्स इसी सीक्वेंस में ब्लड क्लोटिंग में काम में आते हैं। एक्चुअली ये इस सीक्वेंस में नहीं आते हैं, इनके क्लोटिंग के अंदर काम में आने का सीक्वेंस अलग है। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये जो नंबरिंग की गई है ये इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे की गई है। जिस सीक्वेंस में इनको खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया ब्लड क्लोटिंग फैक्टर था फाइब्रिनोजन, दूसरे नंबर पे खोजा गया ब्लड क्लोटिंग फैक्टर था प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे नंबर पे फाइब्रिनोजन सबसे लास्ट में आएगा क्लोटिंग में, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो सेकंड लास्ट पे आएगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड लास्ट नंबर पे आएगा, बट इनकी डिस्कवरी सबसे स्टार्टिंग में हुई थी। तो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन, सेकंड क्लोटिंग फैक्टर का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड क्लोटिंग फैक्टर का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ का नाम है कैल्शियम, फिफ्थ का नाम है प्रो एसिलेरिन, सिक्स्थ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सेवेंथ का नाम है प्रो कन्वर्टिन, एट्थ का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 3 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आप पढ़ोगे, फैक्टर ए, फैक्टर बी एंड फैक्टर सी। फैक्टर 8 जो है वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फिर आता है फैक्टर 9 जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीसी, ठीक है। इसका नाम क्रिसमस फैक्टर भी है और इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं।
क्रिसमस फैक्टर कौन से फैक्टर का नाम है? आंसर होगा फैक्टर 9। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कौन सा फैक्टर है? आंसर होगा फैक्टर 9। पीटीसी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कौन से फैक्टर का नाम है? आंसर होगा फैक्टर 9। फिर आता है फैक्टर 10। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पावर फैक्टर। इसमें है पावर, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से स्विच होगा गेम, इसमें खेल बदलने की क्षमता है, पावर है, इसलिए नाम हुआ स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट ने अपनी पावर दिखा दी तो नाम हो गया स्टुअर्ट पावर फैक्टर। देन है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट पीटीए। सो हाँ, पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और इसको हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। ए बी एंड सी। देन 12th का नाम है हैगमैन फैक्टर। एंड 13 जो है उसका नाम है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, यानी फाइब्रिनोजन जिसकी हमने अभी बात करी थी, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है सॉल्युबल फॉर्म में, वो जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको स्टेबिलाइज किया जाता है सॉल्युबल फॉर्म, इनसॉल्युबल फॉर्म में, किसके द्वारा? फैक्टर 13 जिसका नाम है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। इज दैट डन? एक बार और बोल देती हूँ। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 प्रोएसिलरिन, फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर, या फिर इसको कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। एक ही बात है, क्वेश्चन में तीनों में से कोई सा भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर, फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। आपके पास दो जगह, एक सेकेंड, फैक्टर 3, यस, फैक्टर 3 के नाम पे जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, यानी कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो टिश्यू से रिलीज किया जाता है। 9 के पास जो है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यानी ये ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, उनके थ्रू रिलीज किया जाता है। ये थे ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके अलावा विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। आपको ये 13 फैक्टर्स याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है, आंसर होगा विटामिन के। अगर क्वेश्चन आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मेटल आयन पार्टिसिपेट करता है, आंसर होगा कैल्शियम। अगर क्वेश्चन आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन। ओके, ये था इंट्रोडक्टरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, स्वस्थ रहो और बेहद मस्त रहो।